प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं तथा किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने की चीज ने लगती है, क्या वह प्रकाश है जो वस्तु को दृश्यमान बनाता है। दिन के समय सूर्य की प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंख द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु को देखने योग्य बनता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार ट्रांसमिटेड हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेंगे। अपने चारों ओर कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं को देखें और हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन कर प्रतीत होती है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाशीय किरण कहते हैं। इसे भी जानिए, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब वह प्रकाशीय जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अनुन्य क्रिया के विवेचना में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश का सही प्राकृतिक के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया न ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग बीच प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। इस अध्याय में हम प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणा प्रकृति में घटने वाली कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोग को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसा कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं। आइए इन नियमों का स्मरण करें। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए देखें। एक क्रियाकलाप 10.1 बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसे वक्रित पृष्ठ पर अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? यह छोटा है या बड़ा? चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए, प्रतिबिंब को देखते रहिए यह कैसे परावर्तित होता है। चम्मच को उल्टा कीजिए, पलटिए तथा दूसरे पृष्ठ से क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। चमकदार चम्मच का वक्रीय पृष्ठ एक वक्रीय दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाली समानता वक्रीय दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पण के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण
का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रीय हो सकता है। गोलीय दर्पण उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अतः वह अवतल दर्पण कहलाता है। यह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 10.1 में दिया गया है। इन चित्रों को नोट कीजिए कि दर्पण का पृष्ठ भाग छायांकित है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच के अंदर की ओर वक्रीय पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है तथा चम्मच के बाहरी की ओर उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों टर्म्स को जानने तथा उनका अर्थ समझे। ये गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते हुए सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है कहलाता है। यह सी अक्षर से निरूपित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, तथापि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। यह तथ्य आप चित्र 10.2a तथा 10.2b में नोट कर सकते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर r से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि पीछी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। चित्र में ए और बी में दिखाए गए हैं। दर्पण एक अवतल दर्पण है ए वाले में, बी वाले में उत्तल दर्पण है। गोलीय दर्पणों का आरेख निरूपण छायांकित चेतावनी सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यह आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखिए। एक कागज की शीट पर डालिए। कागज की शीट धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश की चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। आप क्या देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर्वप्रथम कागज सुलगना प्रारंभ करता है और धुआं उठने लगता है। अंततः यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकरण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के फोकस दूरी कैसा निकट मान है। आइए इस परीक्षण का एक किरण आरेख उससे समझने का प्रयत्न करें। चित्र 10.2a को ध्यान पूर्वक देखें। चित्र 10.2a ये चित्र दिखाया गया। अनंत पे वस्तु रखी गई है ए और बी से प्रकाश आती है MDP। ये चित्र IR एंगल हो गया और यह फोकस हो गया, C वक्रता केंद्र हो गया, यह दर्पण हो गया। को ध्यान पूर्वक देखिए और अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणों का परीक्षण कीजिए। ये सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही प्रतिच्छेदी है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसी प्रकार चित्र 10.2b को ध्यान पूर्वक देखिए। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समानांतर किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। चित्र 10.2b वाले में उत्तल दर्पण दिखाया गया। अनंत परत की वस्तु AB जो AB से आती हुई लाइनें GM C M और D F E और P और N C वक्रता केंद्र F फोकस होता है, परावर्तित होती है। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के
अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को अक्षर एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर एफ द्वारा निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारा एपर्चर कहलाता है। चित्र 10.2 में दूरी mn द्वारा को निरूपित करती है। अपने विवेचना में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारा उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच कोई संबंध है? छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए एक वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुना होती है। हम इस संबंध में r=2f द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। एक समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित साइज के बारे में भी जानते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किसी प्रकार कर सकते हैं। ये प्रतिबिंब वास्तविक हैं अथवा आभासी, क्या वे आवर्धित हैं या छोटे हैं या समान साइज के हैं? हम इस क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करेंगे। क्रियाकलाप 10.3 एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि पहले ही सीख चुके हैं। क्रियाकलाप 10.2 में हमने या आपने देखा कि आपको कागज पर मिला प्रकाश का तीक्ष्ण चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा है। दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी माप कर अपने अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात की थी। एक अवतल दर्पण लीजिए, ऊपर वर्णित विधि से इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी का मान नोट कीजिए। आप किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज की शीट पर प्राप्त करके भी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मेज पर चाक से एक लाइन बनाइए। अवतल दर्पण को एक स्टैंड पर रखिए। स्टैंड को लाइनों पर इस प्रकार रखिए कि दर्पण का ध्रुव इस लाइन पर स्थित हो। चाक से पहली लाइन के समानांतर और इसके आगे दो लाइनें इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं दो उत्तरोत्तर लाइनों के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर हो। ये लाइनें अब क्रमशः बिंदुओं P, F तथा C की स्थितियों के तंदरूपी होगी। यदि याद रखिए कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए मुख्य फोकस F, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित हो। एक चमकीला बिंब जैसा एक जलती हुई मोमबत्ती से बहुत दूर किसी स्थिति पर रखिए। एक कागज का पर्दा रखिए तथा इसको दर्पण के सामने आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक कि आपको इस पर मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण तथा चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक देखिए। इसकी प्राकृतिक स्थिति तथा बिंब के साइज के सापेक्ष इसका अपेक्षित साइज नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप को मोमबत्ती को निम्न स्थितियों के लिए दोहराइए। ए सी से थोड़ी दूर, बी सी पर, सी एफ तथा सी के बीच, डी एफ पर तथा ई पी पर और एफ के बीच में। इनमें से एक स्थिति में आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था में बिंब की स्थिति को अभिनिर्धारित कीजिए, तब इसके आभासी प्रतिबिंब को सीधे दर्पण में देखिए। अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए तथा सारणीबद्ध कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा साइज बिंदु P, F तथा C के सापेक्ष बिंब की स्थिति पर निर्भर करते हैं। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है। बिंब की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए यह आभासी होता है। बिंब की स्थिति के अनुसार ही प्रतिबिंब आवर्धित, छोटा या समान साइज का होता है। इन प्रेक्षणों का संक्षिप्त विवरण आपके निर्देशन के लिए सारणी 10.1 में दिया है। सारणी 10.1 किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्राकृतिक अनंत पर है तो फोकस F पर अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का वास्तविक तथा उल्टा। C से परे तो F तथा C के बीच में छोटा वास्तविक तथा उल्टा। C पर तो C पर समान साइज का वास्तविक तथा उल्टा। C तथा F के बीच में तो C से परे विवर्धित, बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा।
एफ पर तो अनंत पर अत्यधिक विवर्तित वास्तविक तथा उल्टा। पी तथा एफ के बीच में दर्पण के पीछे विवर्तित बड़ा आभासी तथा सीधा। किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींच कर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती है। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधानुसार कुछ को चुना जा सकता है। तथा किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार कीजिए, अधिक सुविधाजनक है। ये किरणें ऐसी हो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात इनकी दिशाओं को जानने का आसान हो। कम से कम दो परावर्तित किरण के प्रतिच्छेदन से किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होगी प्रतीत होती है। यह चित्र 10.3 ए तथा बी में दर्शाया गया है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाले किरण तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। इसे चित्र 10.4 ए तथा चित्र 10.4 बी में दर्शाया गया। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण तथा उत्तल चित्र ए वाले में दिखाया गया सी, एफ और आई, आर और पी। बी वाले में आती हुई किरण जो ऊपर से लौट जाती है, आई और आर एंगल हो गए पी, एफ और सी। चित्र ए बी में भी दिखाया गया दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। इसे चित्र 10.5 ए तथा 10.5 बी में दर्शाया गया है। प्रकाश की किरण इसी पथ में प्रकाश की किरण उसी पथ में इसीलिए वापस आती है क्योंकि आपतित किरण दर्पण के परावर्तन पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती है। अवतल दर्पण चित्र 10.6 ए तथा उत्तल दर्पण 10.6 बी के बिंदु पी दर्पण का ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतन तथा परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पी पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियम का पालन करती है। याद रखिए कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन नियम का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इसी प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर हो। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना चित्र 10.7 ए से एफ में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 10.4 ए में वस्तु अनंत पर रखी है। प्रतिबिंब और एफ और सी के बीच में बनता हुआ दिखाया गया है। एंगल आई और आर भी दिखाया गया है। 10.5 में ए और बी, फिर से 10.6 में आती हुई प्रकाश एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे सारे क्रियाकलापों में। क्रियाकलाप 10.4 सारणी 10.1 में दर्शाई गई बिंब की प्रत्येक स्थिति के लिए स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए आप पूर्व अनुच्छेद में वर्णित कोई दो किरण ले सकते हैं। अपने चित्र की तुलना चित्र 10.7 में दिए गए चित्रों से कीजिए। प्रत्येक दशा में बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित साइज का वर्णन कीजिए। अपने परिणामों को सुविधाजनक प्रारूप में सारणीबद्ध कीजिए। चित्र में दिखाए गए हैं ए वाले में अनंत पर वस्तु रखी गई है तो सी और एफ यानी फोकस पर वस्तु का इमेज बनता हुआ। बी वाले में वस्तु ए और बी पर रखी गई है जो कि सी और एफ के बीच में वस्तु का इमेज बनता हुआ दिखाया गया है। सी वाले में वस्तु सी पर ही रखी गई है तो वस्तु सी पर ही बन रही है। डी वाले में वस्तु सी से दूरी यानी ए सी एफ और सी के बीच में रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब सी से बाद में बन रहा है। ई वाले में वस्तु एफ पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। डी एफ वाले में वस्तु एफ और आर के बीच में है यानी
तब वस्तु उल्टा दर्पण के पीछे बन रही है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण शेविंग मिरर के रूप में किया उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रीय करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया है। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप 10.5 कोई उत्तल दर्पण लीजिए, इसे एक हाथ में पकड़िए, दूसरे हाथ में एक सीधी खड़ी पेंसिल पकड़िए। दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब देखिए। प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा? क्या यह छोटा है, आवर्धित मतलब बड़ा है? पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाइए। क्या प्रतिबिंब छोटा होता जाता है या बड़ा होता जाता है? क्रियाकलाप को सावधानी पूर्वक दोहराइए। बताइए कि जब बिंब को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस के निकट आता है अथवा उससे दूर चला जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की दो स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है, दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण से एक निश्चित दूरी पर है। बिंब की इन दो स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेख को क्रमशः चित्र 10.8a तथा 10.8b में दर्शाया गया है। परिणाम का संक्षिप्त विवरण सारणी 10.2 में दिया गया है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ए वाले चित्र में देख सकते हैं और बी वाला चित्र देख सकते हैं। सारणी 10.2 उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित साइज। बिंब की स्थिति प्रतिबिंब का साइज प्रतिबिंब की प्राकृतिक अनंत पर वस्तु रखने पर फोकस या दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज आभासी तथा सीधा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव बी के बीच पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे छोटा तथा आभासी। अभी तक आपने सरल समतल दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया है। इनमें से कौन सा दर्पण किससे बड़ा प्रतिबिंब का पूरा प्रतिबिंब बनेगा? आइए क्रियाकलाप द्वारा इनका अन्वेषण करें। क्रियाकलाप 10.6 समतल दर्पण से किसी दूरस्थ बिंब जैसे कोई दूरस्थ पेड़ का प्रतिबिंब देखिए। क्या आप पूर्ण लंबाई फुल लेंथ का प्रतिबिंब देख पाते हैं? विभिन्न साइज के समतल दर्पण लेकर प्रयोग दोहराइए। क्या आप दर्पण में प्रतिबिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाते हैं? इस क्रियाकलाप को अवतल दर्पण लेकर दोहराइए। क्या यह दर्पण बिंब की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बनाता है? अब एक उत्तल दर्पण लेकर इसका प्रयोग को दोहराइए। क्या आपको सफलता मिली? अपने परीक्षण के कारण सहित व्याख्या कीजिए। आप एक छोटे दर्पण से किसी ऊंचे भवन पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगर आगरा किला की दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है, यदि आप कभी आगरा किला देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्ट देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च लाइट विनिंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पणों को इसीलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि यह छोटा होता है, उनकी दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होती है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। प्रश्न: अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य
दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। चित्र 10.9 दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष x लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार का है। बिंब सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से इकाई प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ऊपर वर्णित नए कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी आपके संदर्भ के लिए चित्र 10.9 में दर्शाई गई है। यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित सांख्यिकीय प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त की गई है। चित्र में दिखाई गई बिंब बाईं ओर आपतित प्रकाश की दिशा, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरी धनात्मक, ऊपर ऊंचाई की ओर प्लस तथा ऊंचाई नीचे की ओर माइनस दर्पण तक गोलीय दर्पण के नए कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी दिखाए गए हैं, प्रस्तुत की गई है। वर्णित चिन्ह परिपाटी आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाले मतलब सिंपल सा कहें तो x धन तो दाहिने हाथ, y धन तो बावें हाथ, x धन तो दाहिने हाथ, x ऋण तो बावें हाथ, y धन तो ऊपर y ऋण तो नीचे। ये प्रश्न में उपयोग की जाएगी। दर्पण द्वारा सूत्र का आवर्धन। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की बिंब दूरी u कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी v कहलाती है। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी f कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस सूत्र को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं: 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f 10.1। यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में u, v, f तथा r के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि h बिंब की ऊंचाई हो तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m प्राप्त होगा। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बट्टे बिंब की ऊंचाई h अर्थात m बराबर h डैश बट्टे h। इक्वेशन 10.2। आवर्धन m बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। इसे व्यक्त किया जाता है। आवर्धन m h डैश बट्टे h इक्वल टू माइनस v बाई u। इक्वेशन 10.3। ध्यान दीजिए कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। आभासीय प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। उदाहरण 10.1 किसी ऑटोमोबाइल में पीछे की दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक तथा साइज ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या r बराबर प्लस 3 मीटर, बिंब दूरी u बराबर माइनस 5 मीटर, प्रतिबिंब दूरी v आपको निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश v निकालना है आपको। फोकस दूरी f इक्वल टू r/2 यानी 3/2 यानी 1.5 प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे है। क्योंकि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f अर्थात 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u अर्थात 1/5 माइनस 1/-5 अर्थात 1
1/1.5 प्लस 1/5 अर्थात 5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 7.5 अर्थात v इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाई 6.5 बराबर 1.15 मीटर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.5 मीटर की दूरी पर है। आवर्धन m इक्वल टू एच डैश बट्टे एच अर्थात माइनस v बट्टे यू यानी माइनस 1.15 मीटर बट्टे -5 अर्थात प्लस 0.23। प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा साइज में बिंब से छोटा 0.23 गुना बनेगा। उदाहरण 10.2 कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्राकृतिक तथा साइज ज्ञात कीजिए। पर बिंब का साइज h बराबर 4 सेंटीमीटर, बिंब दूरी u बराबर -2.5 -25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी भी निकालना है आपको, प्रतिबिंब साइज h डैश भी निकालना है। समीकरण 10.1 अर्थात 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f या 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/-15.0 -1/-25.0 इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25 1/v इक्वल टू -5 प्लस 3/75 यानी -2/75 यानी v इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। पर्दे पर दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूरी रखना चाहिए। यह प्रतिबिंब वास्तविक इस प्रकार आवर्धन m इक्वल टू एच डैश बट्टे एच यानी -b बट्टे यू अर्थात h डैश इक्वल टू -v बट्टे यू अर्थात -37.5 गुणे 4 बट्टे -25.0 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई h बराबर डैश बराबर -6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित बनेगा। प्रश्न उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी बिंब की 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। प्रकाश का अपवर्तन किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है, क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलती है। आप अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभव को दोहराइए। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखरे की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब झिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है। क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखी पानी में किसी पेंसिल का आंशिक रूप से डूबे देखा है। यह वायु तथा पानी के अंतःपृष्ठ पर अर्थात पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होता है। इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना पर विचार करें। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रख कर देखते हैं तो वे उठे हुए प्रतीत होते हैं। यदि पानी की सतह पर हम कोई अन्य द्रव जैसे केरोसिन या तारपीन का तेल प्रयोग करें क्या तब भी पेंसिल उतने ही मुड़ी हुई प्रतीत दिखेगी। यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लेट के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दें क्या तब भी अक्षर उसी अक्षर ऊंचाई तक उठे प्रतीत होंगे। आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मों के लिए इन प्रभाव का विस्तार अलग अलग है। ये परीक्षण सूचित करता है कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसका संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को विस्तार से कुछ क्रियाकलाप करके समझते हैं। क्रियाकलाप 10.7 पानी से भरी एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व साइड में रख कर सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयत्न कीजिए।
क्या आप सिक्का उठाने में सफल हो पाते हैं? इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आप इसे एक बार करने में क्या सफल नहीं हो पाए थे? अपने मित्र से इसे करने के लिए कहिए, उनके साथ अपने अनुभवों की तुलना कीजिए। क्रियाकलाप 10.8 किसी मेज पर एक बड़ा उथेला कटोरा ऊपर कर उसकी तली में एक सिक्का रखिए। कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए। जब सिक्का ठीक दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए। अपने मित्र से सिक्के के विक्षुब्ध किए बगैर कटोरे में पानी डालने को कहिए। अपनी स्थिति से सिक्के को देखते रहिए। क्या सिक्का उसी स्थिति में पुनः दिखाई देने लगता है? यह कैसे संभव हो पाता है? कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखलाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्रियाकलाप 10.9 मेज पर रखे एक सफेद कागज की शीट पर एक मोटी सीधी रेखा खींचिए। इस रेखा के ऊपर एक कांच का स्लैब इस प्रकार रखिए कि इसका एक छोर इस रेखा से कोई कोण बनाए। स्लैब के नीचे आए रेखा के भाग को पार्श्व साइड से देखें। ये आप क्या देखते हैं? क्या कांच के स्लैब के नीचे की रेखा कोर एज के पास मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अब कांच के स्लैब को इस प्रकार रखिए कि यह रेखा के लंब अभिलंबवत हो। अब आप क्या देखते हैं? क्या कांच के स्लैब के नीचे रेखा का भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? रेखा को कांच के स्लैब के ऊपर से देखिए। क्या स्लैब नीचे रेखा का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है? ऐसा क्यों? कांच का आयताकार अपवर्तन। कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए आइए क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.10 एक ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक शीट ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाइए। शीट के ऊपर बीच में कांच का एक आयताकार स्लैब रखिए। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचिए। इस रूपरेखा का नाम ABCD रखिए हैं। ये चार एक समान आलपिन लीजिए। दो पिन इस ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाइए कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर AB से कोई कोण बनाती हुई पिन E तथा F के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक से देखिए। दूसरे दो पिन माना G तथा H को इस प्रकार लगाइए कि ये पिन A एवं E तथा F के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा पर स्थित हों। पिनों तथा स्लैब को हटाइए। पिन E तथा F को नोक टिप की स्थिति को मिलाइए तथा इस रेखा को AB तक बढ़ाइए। मान लीजिए EF AB से बिंदु O पर मिलती है। इस प्रकार पिनों G तथा H को नोक की स्थिति को मिलाइए तथा इस रेखा को कोर CD तक बढ़ाइए। मान लीजिए कि HG CD से O डैश पर मिलती है तथा O तथा O डैश को मिलाइए। EF को भी P तक बढ़ाइए जैसा कि चित्र 10.10 में बिंदु की रेखा दर्शाया गया है। इस क्रियाकलाप में आप नोट करेंगे कि प्रकाश किरण ने किसी दिशा बिंदुओं O तथा O डैश पर परावर्तित की। नोट कीजिए कि दोनों बिंदु O तथा O डैश दोनों पारदर्शी माध्यमों से पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित AB के बिंदु O पर अभिलंब NN डैश खींचिए तथा दूसरा अभिलंब MM डैश CD के बिंदु O डैश पर खींचिए। बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात Y से कांच में प्रवेश कर रही है। नोट कीजिए कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। O डैश पर प्रकाश के किरण ने कांच से Y में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया है। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों अपवर्तन सतहों AB तथा CD पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मानों की तुलना कीजिए। चित्र 10.10 में सतह AB पर एक किरण EP तिरछा अपवर्तित जिसे आपतित किरण कहते हैं O डैश अपवर्तित है किरण है जो O डैश निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण अपवर्तित किरण की दिशा के समानांतर है। ऐसा क्यों होता है? आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलक AB Y कांच अंतःपृष्ठ तथा CD Y कांच अंतःपृष्ठ पर प्रकाश किरण के मुड़ने का परिणाम समान तथा विपरीत है। इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर निकलती हैं तथा प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। यदि प्रकाश किरण दो माध्यमों के अंतःपृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो तब क्या होगा? स्वयं करके ज्ञात कीजिए। अब आप प्रकाश के अपवर्तन से परिचित हैं। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रयोग दर्शाता है कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं।
अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर रहता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। यह कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में आई का मान के लिए सत्य है। यदि आई आपतन कोण हो तो आर अपवर्तन कोण, तब साइन आई बट्टे साइन आर बराबर स्थिरांक। ये इक्वेशन 10.4। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आइए अपवर्तन के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करें। चित्र में ये एक्सप्लेनेशन चित्र वाई यानी वाई रेयर माध्यम हो गया और कांच डेंसर हो गया में प्रकाश की किरण ई एफ आती है। एंगल I1 से एन अभिलंब हो गया, O से एन डैश, और R1 एंगल अंदर वाला हो गया, ABCD कांच का स्लैब हो गया। I2 यहाँ पे M हो गया, O डैश हो गया, G हो गया, M डैश हो गया, R2 हो गया, H हो गया, P हो गया। अगला Y में फिर चल जाती है आयताकार कांच का स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन आपने देखा। अब विस्तार से अपवर्तनांक के बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती है तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है, तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्मों के लिए होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो समीकरण 10.4 में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाली स्थिरांक है। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की अपेक्षित चाल से संबंध किया जा सकता है। यह देखा गया कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित होता है। निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, जो प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली द्रुततम चाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है। कांच या पानी में यह यथेष्ट रूप से घट जाती है। दो माध्यमों के युग्मों के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर है, जैसा कि नीचे दिया गया है। चित्र 10.11 में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण पर विचार करें जो माध्यम के 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए कि प्रकाश की चाल 1 में V1 तथा माध्यम 2 में V2 है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्रायः संकेत N21 से निरूपित करते हैं। इसे समीकरण के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। N21 माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V1 बट्टे V2 इक्वेशन 10.5 इस तर्क से माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 से निरूपित करते हैं। इसे व्यक्त किया जाता है N12 बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बराबर V2 बट्टे V1 10.6। यदि माध्यम 1 निर्वात या Y है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह N2 से निरूपित किया जाता है। यदि Y में प्रकाश की चाल C है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल V है, तब माध्यम का अपवर्तनांक Nm होता है। तो Nm Y में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल C/V इक्वेशन 10.7। ये माध्यम 1 Y और माध्यम 2 में कांच चित्र में दिखाए गए A और B एक लाइन है। I एंगल ऊपर वाला N, O R नीचे वाला N डैश चित्र 10.11 में दिखाया गया। माध्यम का निरपेक्ष कहलाता है। सारणी 10.3 में अनेक माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं। सारणी से आपको ज्ञात होगा कि जल का अपवर्तनांक Nw 1.33। इसका अर्थ है कि Y में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश का वेग का अनुपात 1.33 है। इस प्रकार क्राउन कांच का अपवर्तनांक Ng 1.52 होता है। ऐसे आंकड़े अनेक स्थानों पर उपयोगी हैं, तथापि आपको इन आंकड़ों को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। सारणी 10.3 कुछ द्रव्यमात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं। द्रव्यमात्मक माध्यम अपवर्तनांक, द्रव्यमात्मक माध्यम और अपवर्तनांक। Y के लिए 1.003, बर्फ के लिए 1.31, जल के लिए 1.33, एल्कोहल के लिए 1.36, केरोसिन के लिए 1.44, संगीत क्वार्ट्ज के लिए 1.4
1.6, तारपीन तेल के लिए 1.47, बेंजीन के लिए 1.50, क्राउन कांच के लिए 1.52, कनाडा बाल्सम के लिए 1.53, खनिज नमक के लिए 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए 1.63, संघन स्प्लिट कांच के लिए 1.65, रूबी या मणिक 1.71, नीलम के लिए 1.77, हीरा के लिए 2.42 में नोट कीजिए कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशीय सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए केरोसिन, जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाशीय सघन है, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है। यह भी जानिए किसी माध्यम की प्रकाश अपवर्तित करने की क्षमता इसके प्रकाशीय घनत्व द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। प्रकाशीय घनत्व एक निश्चित स्पर्श कंटेंटेशन होता है, यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इनका अर्थ क्रमशः प्रकाशीय विरल माध्यम तथा प्रकाशीय सघन माध्यम है। जब हम कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन है, तो दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम दूसरे के अपेक्षा प्रकाशीय सघन है, दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशीय विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, यह अविलंब से दूर हट जाती है। प्रश्न, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी? बताइए क्या, क्यों? प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रवेश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है? गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। आप किसी घड़ी साज को बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे आवर्धक लेंस का उपयोग करते देखा होगा। क्या कभी आपने आवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों में छूकर देखा है? क्या इसका पृष्ठ समतल है या वक्रीय? क्या यह बीच में मोटा है या किनारों से? चश्मों में हम लेंसों का उपयोग करते हैं। घड़ी साज के आवर्धक में भी लेंस लगा होता है। लेंस क्या होता है? यह प्रकाश किरण को किस प्रकार मोड़ता है, इस अनुच्छेद में हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे लेंसों को दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाशीय किरण चित्र 10.12 में दर्शाया गया है अनुसार अभिसारित करता है, इसीलिए उत्तल लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार एक द्विअवतल लेंस अंदर की ओर एक वक्रीय दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। यह बीच की अपेक्षा किनारों में से मोटा होता है। ऐसे लेंस प्रकाशीय किरण को चित्र 10.12 में दर्शाए के अनुसार अपसारित करते हैं। ऐसे लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। द्विअवतल लेंस प्रायः अवतल लेंस भी कहते हैं। चित्र में दिखाए गए हैं, ए वाले में आपको एक जगह प्रकाश को एकत्रित कर रहा है F2 पर, जबकि दूसरे वाले में प्रकाश को फैला रहा है। इसीलिए ए वाले को उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया है और दूसरे बी वाले में अवतल लेंस की अपसारी क्रिया दिखाई गई है। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो
अथवा अवतल दो गोलीय पृष्ठ होते हैं से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस की वक्रता केंद्र कहलाते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः अक्षर सी से द्वारा निरूपित किया जाता है। क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं, इसीलिए इन्हें C1 तथा C2 द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस की केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसे प्रायः अक्षर O से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभाव व्यास द्वारा द्वारक अपर्चर कहलाता है। इस अध्याय में अपने विवेचना में हम केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा और दोनों वक्रता केंद्रों प्रकाशीय केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है, इसे समझने के लिए आइए क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.11 चेतावनी। इस क्रियाकलाप को करते समय अन्यथा भी सूर्य की ओर सीधे या लेंस से न देखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आंख को क्षति हो सकती है। एक उत्तल लेंस को अपने हाथों में पकड़िए, इसे सूर्य की ओर निर्दिष्ट कीजिए। सूर्य के प्रकाश को एक कागज की शीट पर फोकस कीजिए। सूर्य का एक तीक्ष्ण चमकदार प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। कागज तथा लेंस को कुछ समय के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। कागज को देखते रहिए क्या होता है। ऐसा क्यों होता है? क्रियाकलाप 10.2 के अनुभवों को स्मरण कीजिए। कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होता है। कुछ समय पश्चात यह आग भी पकड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। लेंस द्वारा यह किरण एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दी जाती हैं। वास्तव में कागज की शीट पर यह चमकदार बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसे कागज जलने लगता है। अब हम एक लेंस की मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों पर विचार करते हैं। अब आप प्रकाश की ऐसी किरणों को किसी लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है। एक उत्तल लेंस के लिए इसे चित्र 10.12 A में तथा अवतल लेंस के लिए चित्र 10.12 B में दर्शाया गया है। चित्र 12A को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। आइए अब एक अवतल लेंस का व्यवहार देखें। चित्र 10.12 B को ध्यानपूर्वक देखिए। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसारित होती प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ से समांतर किरणों को गुजार दे तो आपको पहले से विपरीत दिशा में कुछ दूसरा मुख्य फोकस प्राप्त होगा। मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए प्रायः अक्षर F का प्रयोग होता है। तथा किसी लेंस में दो मुख्य फोकस हैं तो F1 तथा F2 द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को अक्षर f द्वारा निरूपित किया जाता है। आप किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। क्रियाकलाप 10.11 को स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में लेंस की स्थिति तथा सूर्य के प्रतिबिंब की स्थिति के बीच की दूरी लेंस के सन्निकट लगभग फोकस दूरी बताती है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। उन प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या है? आइए पहले उत्तल लेंस के लिए इसका अध्ययन करें। क्रियाकलाप 10.12 एक उत्तल लेंस लीजिए। क्रियाकलाप 10.11 में वर्णित विधि द्वारा इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक लंबी मेज पर चाक का प्रयोग करके 5 समानांतर सीधी रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं दो उत्तरोत्तर रेखाओं के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो। लेंस को एक लेंस स्टैंड पर लगाइए। इस माध्य रेखा पर इस प्रकार रखिए कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र इस रेखा पर स्थित हो। लेंस के दोनों ओर दो रेखाएं क्रमशः लेंस के F तथा 2F के तदनुरूपी होगी। इन्हें उचित अक्षरों द्वारा अंकित कीजिए, जैसा क्रमशः 2F1, F1, F2 तथा 2F2। एक जलती हुई मोमबत्ती की बाईं ओर
2f1 से काफी दूरी रखिए। लेंस के विपरीत दिशा में रखे एक पर्दे पर इसका स्पष्ट तथा तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाइए। प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित स्पष्ट साइज नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप में बिंब को 2f1 से थोड़ा दूर f1 तथा 2f1 के बीच f1 पर तथा f1 और O के बीच रखकर दोहराइए। अपने परीक्षण को नोट कीजिए तथा सारणीबद्ध कीजिए। बिंब के प्रतिबिंब स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित साइज का संक्षिप्त विवरण सारणी 10.4 में दिया गया है। सारणी 10.4 बिंब के बिंबों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित साइज। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की अपेक्षित साइज, प्रतिबिंब की प्राकृतिक। अनंत पर फोकस f2 पर अत्यधिक छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंदु के आकार का। 2f1 से परे तथा f2 के बीच में छोटा वास्तविक तथा उल्टा। 2f1 पर तो 2f2 पर समान साइज का वास्तविक तथा उल्टा। f1 तथा 2f1 के बीच बीच में तो 2f2 से परे बड़ा विवर्तित वास्तविक तथा उल्टा। फोकस f1 पर तो अनंत पर असीमित रूप से बड़ा तथा अत्यधिक विवर्तित उल्टा तथा वास्तविक। फोकस f1 पर तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में जिस पर बिंब है लेंस के उसी पर बड़ा आवर्धित आभासी तथा सीधा। आइए अब किसी अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति के अपेक्षित साइज का एक क्रियाकलाप द्वारा अध्ययन करें। क्रियाकलाप 10.13 एक अवतल लेंस लीजिए, इसे एक लेंस स्टैंड पर रखिए। लेंस के एक ओर एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। जलती हुई मोमबत्ती को रखिए। लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब का परीक्षण कीजिए। प्रतिबिंब को यदि संभव हो तो पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रतिबिंब को लेंस में से सीधे ही देखिए। प्रतिबिंब की प्राकृतिक अपेक्षाकृत साइज तथा सन्निकट स्थिति नोट कीजिए। मोमबत्ती को लेंस से दूर ले जाइए। प्रतिबिंब के साइज में परिवर्तन को नोट कीजिए। जब मोमबत्ती को लेंस से बहुत दूर रखा जाता है तो प्रतिबिंब के साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त क्रियाकलाप का संक्षिप्त विवरण सारणी 10.5 में दिया गया है। सारणी 10.5 बिंबों की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित साइज दी गई। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज, प्रतिबिंब की प्राकृतिक। अनंत पर फोकस f1 पर अत्यधिक छोटा आभासी तथा सीधा बिंदु के आकार का। अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय बिंदु O के बीच तो फोकस f1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच छोटा आभासी तथा सीधा। इस क्रियाकलाप से आप यह क्या निष्कर्ष निकालते हैं। अवतल लेंस सदैव एक आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, चाहे बिंब कहीं भी स्थित हो। किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंसों के प्रतिबिंब बनना। हम किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंबों के बनने को निरूपित कर सकते हैं। किरण आरेख लेंसों से बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित साइज का अध्ययन करने में भी हमारी सहायता करेंगे। लेंसों से किरण आरेख बनाने के लिए गोलीय दर्पण की भांति हम निम्न में से किन्हीं दो किरणों पर विचार कर सकते हैं। बिंब एक से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र 10.13 में दिखाई गई है। दर्शाए अनुसार लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण चित्र 10.13 में दर्शाए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अभिसारित होती प्रतीत होती है। ये चित्र ए में उत्तल लेंस, बी वाले में अवतल लेंस दिखाए गए हैं, जो कि ए वाले में f2 पर मिलती है, बी वाले में मिलती ही नहीं, उड़ जाती है। दूसरी फोकस, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। इसे चित्र 10.14 में दर्शाया गया है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलने वाली प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होती है। चित्र और इसे 14.B में दर्शाया गया है। ये 14.A वाले में और बी वाले में दोनों लेंसों की दिखाई गई है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र के से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। चित्र इसे 10.15A तथा 10.15B में दर्शाया गया है। चित्र ए वाले में f1 और f2 के बीच में, f1 और f2 बी वाले में दोनों में दर्शाई गई है। चित्र 16
में उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंब की कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 10.17 में अवतल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख दर्शाए गए हैं। ए वाले में अवतल लेंस, बी वाले में भी अवतल लेंस आपको दिखाए गए हैं, सी वाले में भी अवतल लेंस, डी वाले में भी अवतल लेंस दिखाई गई है, और ई वाले में अवतल लेंस, एफ वाले में अवतल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्राकृतिक अवतल लेंस ए बी वाले में अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा साइज दिखाई गई है। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंसों के लिए गोलीय दर्पण जैसा कि चिन्ह परिपाटी अपनाए गए। दूरियों के चिन्ह के निर्धारण के लिए हमें यहाँ भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे जहाँ केवल दर्पण से सभी दूरियों को उनके ध्रुवों से नापी जाती है, जहाँ वहाँ लेंसों के सभी माप उनके प्रकाशीय केंद्र से लिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको यू भी तथा एफ बिंब ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश के मान में उचित चिन्हों का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। लेंस सूत्र का आवर्धन, जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पण के लिए सूत्र ज्ञात किया था, उसी प्रकार गोलीय लेंसों के लिए भी लेंस सूत्र स्थापित किया गया है। यह सूत्र बिंदु U, प्रतिबिंब V तथा फोकस दूरी F के बीच संबंध प्रदान करता है। लेंस सूत्र व्यक्त किया जाता है 1/V - 1/U = 1/F बराबर इक्वेशन 10.8। उपरोक्त सूत्र लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। लेंसों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस सूत्र में अंकीय मान प्रतिस्थापित करते समय विभिन्न राशियों के उचित चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवर्धन का अक्षर m द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि बिंब की ऊंचाई h हो तो लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, तब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होगा। m प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय बिंब की ऊंचाई h डैश बट्टे h, इक्वेशन 10.9। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। इस संबंध को व्यक्त करने के लिए आवर्धन m = h डैश बट्टे h = v/u, इक्वेशन 10.10 की उदाहरण 10.3। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 मीटर है। बिंब की लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस द्वारा सदैव ही आभासी सीधा प्रतिबिंब उसे ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा होता है। प्रतिबिंब दूरी v = -10 सेंटीमीटर, f = -15 सेंटीमीटर। बिंब दूरी u आपको निकालना है, क्योंकि 1/v - 1/u = 1/f, अर्थात 1/u = 1/v - 1/f। 1/u = 1/10 - 1/-15, अर्थात 1/-10 + 1/-15, तो 1/v u = -3 + 5/30, यानी माइनस में 1/30, अर्थात u बराबर -30 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, आवर्धन m = v/u, अर्थात m = -10/-30, अर्थात 1/3, यानी 0.33 होगा। यह धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का 1/3 है। उदाहरण 10.4। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। बिंब की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर, बिंब दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, क्योंकि 1/v - 1/u = 1/f, या 1/v = 1/u + 1/f। 1/v = 1/-15 + 1/10 -1/15 + 1/10, 1/v - 2 + 3/30, यानी 1/30, यानी u बराबर +30। u का चिन्ह धनात्मक यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा, अर्थात आवर्धन m = h डैश बट्टे h = v/u, अर्थात h डैश = h बट्टे v/u। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश = 2 ×
30/15 यानी -4 सेंटीमीटर, अर्थात यम आवर्धन 30/15 यानी -2 अर्थात यम तथा एच डैश के ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाते हैं कि उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है। यह मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। इस प्रकार एक वास्तविक उल्टा तथा 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब का दोगुना विवर्धित है। लेंस की क्षमता, आप जानते हैं कि लेंस की प्रकाश किरण को अभिसारित अथवा अपसारित करने की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हम कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरण को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशीय केंद्र के निकट फोकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरण को अधिक अपसारित करता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्षर P द्वारा निरूपित करते हैं। इसके यह फोकस दूरी का लेंस की क्षमता, तो P 1/f इक्वेशन 10.11। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है। इसे अक्षर D द्वारा दर्शाया जाता है। यदि f को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, अर्थात 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। आप नोट कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चश्मा बनाने वाले जब शोधित लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। मान लीजिए कि निर्धारित लेंस की क्षमता +2.0D है, तो इसका अर्थ है कि निर्धारित लेंस उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी +50 मीटर है। इसी प्रकार -2.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी -0.40 मीटर होती है। यह लेंस अवतल लेंस होगा। यह भी जानिए, अनेक प्रकाशीय यंत्रों में लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। इस प्रकार संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं P1, P2, P3 डॉट डॉट आदि का बीजगणितीय योग होता है, जैसे कि P बराबर P1 + P2 + P3 डॉट डॉट डॉट। चश्मा बनाने वाले के लिए लेंसों की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक है। आंख टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाला ज्ञात क्षमता वाले संशोधित लेंसों के अनेक अलग अलग संयोजन को संपर्क में रख कर चश्मे को टेस्ट करने वाले फ्रेम के अंदर रखता है। चश्मा बनाने वाले आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजगणितीय योग के द्वारा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए +2D और +0.25D क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन +2.25D क्षमता के एकल लेंस के तुल्य है। लेंसों की क्षमता की योज्यता के इस गुणधर्म का उपयोग एकल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों में कुछ दोषों को कम करने के लिए किया जा सकता है। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकाय का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंसों तथा सूक्ष्मदर्शियों तथा दूरदर्शियों के लेंसों के डिजाइन में किया जाता है। प्रश्न, एक लेंस की एक डायोप्टर क्षमता की परिभाषित कीजिए। कोई उत्तल लेंस किसी सुई की वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस के 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बना रहा है जिस साइज का बिंब है, तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। आपने क्या सीखा? प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। इसी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। गोलीय दर्पणों तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। दर्पण सूत्र 1/b + 1/u = 1/f। बिंब दूरी u प्रतिबिंब दूरी v तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f में संबंध दर्शाता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। सघन माध्यम में से विरल माध्यम में तिरछा गमन करने वाली कोई प्रकाशीय किरण अविलंब से परे कुछ झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा गमन करने वाली प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती हैं। निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड की तीव्रता चाल से गमन करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश के माध्यम में चाल के अनुपात है। किसी आयताकार कांच के स्लैब के प्रकरण पर अपवर्तन वायु कांच
अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता है। निर्गत किरण अपवर्तित किरण की दिशा के समानांतर होती है। लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v तथा गोलीय लेंस की फोकस दूरी f में संबंध दर्शाता है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है।